नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। देखिए, महिला पर्यवेक्षक का जो आज एग्जाम हुआ है, हम उसके जीएस पोर्शन के सॉल्यूशन को देखेंगे और पूरा जीएस के सॉल्यूशन के बाद हम लोग कट ऑफ के ऊपर भी चर्चा करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है अलग अलग माध्यमों से कि कट ऑफ जीतना जा सकता है करके, उस पर भी चर्चा करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है, अप्रोक्सीमेट कितना हो सकता है। तो आप सब बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, जीएस पोर्शन को मैं बेसिकली सॉल्व करा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था जीएस में, मतलब सेट बी है ये, तो आप अपना अपना सेट के हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार है शहीद कौशल यादव पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सारे पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसमें पूछा है कि जूनियर वर्ग के उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए, तो जूनियर वर्ग के उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए शहीद कौशल यादव पुरस्कार दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार जो होता है वो 19 वर्ष से कम उम्र के 19 वर्ष से कम उम्र के जो खेल प्रतिस्पर्धी रहते हैं उनको दिया जाता है। शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार जो है वो सीनियर के खेल मतलब कि सीनियर प्लेयर्स को दिया जाता है, शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार। तो यहां पर जूनियर के लिए पूछा है, जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए तो शहीद कौशल यादव पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो सतत विकास लक्ष्य के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसका आंसर सी आएगा, इसका आंसर आएगा सी, 17 लक्ष्य। आगे देखते हैं, चक्रधर समारोह कहां आयोजित होता है? तो छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है चक्रधर समारोह। चक्रधर समारोह जो होता है वो रायगढ़ में आयोजित होता है। हर वर्ष जो है, प्रति वर्ष रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक, वह रायगढ़ के राजा थे, राजा चक्रधर, उन्हीं के नाम पर चक्रधर समारोह का आयोजन रायगढ़ में किया जाता है। ठीक, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3, 2, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती। दूसरा है गुरु घासीदास और तीसरा है कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है, गुरु घासीदास सबसे बड़ा है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है एरिया के हिसाब से अगर देखेंगे तो। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें आप देखेंगे सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है सदस्य। सदस्य, सदस्य से मिलके क्या बनते हैं? सदस्य से मिलके परिवार बनता है, परिवार। परिवार से मिलके क्या बनता है? समुदाय बनता है। समुदाय से मिलके क्या बनता है? मोहल्ला बनता है। और मोहल्ला से मिलके क्या बनता है? देश बनता है। तो इसमें अगर इसको ऐसे जमाओगे तो कैसा आ जाएगा? सबसे पहले आएगा सदस्य, तो 3 सदस्य है, उसके बाद परिवार 1, उसके बाद फिर दूसरा समुदाय, उसके बाद फिर 5 और 4 बोला है, तो यहां पर सबसे पहले मोहल्ला बनेगा और उसके बाद फिर देश बनेगा, मोहल्ला के बाद देश। तो आंसर आ जाएगा ए। ठीक, इसका आंसर 29 का ए। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? बाबर, बहादुर शाह जफर, शाहजहां या अकबर? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो मेरठ से जो टुकड़ी निकली थी, उन्होंने दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया था। ठीक, बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया था और नेतृत्व करने के रूप में चुना गया था। लेकिन बहादुर शाह जफर उस समय योग्य तो थे परंतु बुजुर्ग बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो उसके कारण से योग्य नेतृत्व के न मिलने से क्या हुआ था, ये आंदोलन बहुत 1857 की क्रांति जो है लगभग जो है वो एक तरीके से कह लीजिए अंग्रेजों को दबाने का इसमें मौका मिल गया था। ये सारा मैं डिटेल में बताया हूँ 1857 की क्रांति जब पढ़ाया था तब। तो बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, पूछ रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से मैंने कहा था, जब मैंने 15 अगस्त को एक क्लास ली थी, यूट्यूब चैनल पे अभी भी डला हुआ है, उसको आप लोग देखिएगा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से साल भर क्वेश्चन आएंगे, जितने भी व्यापम के पेपर हैं उसमें। यहाँ देख लीजिए, इसका शुभारंभ हरेली त्योहार से होता है हुआ। इसमें 16 प्रकार के खेल होंगे। प्रदेश में 6 स्तरों पर इसका आयोजन होगा। आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग का होगा। इसमें से असत्य कथन को पूछ रहा है, ये बिल्कुल सत्य है। शुभारंभ हरेली त्योहार से 16 प्रकार के खेल होंगे। पहले 14 प्रकार के खेल थे, 2 प्रकार के खेलों को और ऐड किया गया है। 6 स्तरों पर इसका आयोजन होगा, ये बिल्कुल सही है। इसमें असत्य है पूछा है, डी ऑप्शन गलत है।
इसका आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के क्षेत्र में नहीं, नगरीय क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग का होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ होगा। यहाँ पे देखिए मैंने 15 अगस्त को जो क्लास लिया था वहां पे आप देख सकते हैं, ये वाला पीडीएफ टेलीग्राम में डला हुआ है, ये आप देखिएगा। नोडल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्र में, और नगरीय प्रशासन और नगरीय विकास विभाग नगरीय क्षेत्र में लेता है। इसके अतिरिक्त मैंने खेल को भी इसमें पूरा डिटेल मैंने समझाया है, वहां पे जाके देखिएगा आप। 14 प्रकार के थे, 14 खेलों को शामिल किया गया था, और रस्सी कूद और कुश्ती को नवीनतम यहाँ पर शामिल किया गया था। तो टोटल 16 जो है वहां पर खेल शामिल किए गए हैं। स्तर यहाँ पे देखिए टोटल 6 स्तर में इसका आयोजन किया जाएगा, ये भी बताया था मैंने। तो ये सारे चीज हम लोगों ने कवर किए। यहाँ पे कई सारे करंट अफेयर्स आपको दिखेंगे जो मैंने बताया था वहीं से। देखिए ये हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आएगा। ठीक है, आगे अगर देखेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये सब एप्टी रीजनिंग के क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहां से क्वेश्चन मैंने करवाया था ऑब्जेक्टिव जब पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रति माह 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, बिल्कुल सही है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, ये भी बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष का पहले का पंजीयन होना चाहिए। ये 3 वर्ष नहीं है, ये 2 वर्ष पहले का पंजीयन है। 2 वर्ष पहले का पंजीयन होना चाहिए रोजगार कार्यालय में। मतलब सरकार चाहती है कि आप लगातार 2 साल से क्या है, बेरोजगार अगर है तभी आप भर सकते हैं। तो ये ऑप्शन असत्य है, 3 वर्ष नहीं, ये 2 वर्ष होगा। बाकी ए, बी और डी तीनों सत्य है। यहां पर असत्य कथन को पूछा है आपको, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? पाली, प्राकृत, संस्कृत और हिंदी। पाली, प्राकृत, संस्कृत और हिंदी। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। देखिए अशोक के अभिलेख, इसके अतिरिक्त भी ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, ठीक, ये 4 लिपि, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक। अगर लिपि पूछेगा, अगर लिपि, तो यहां पे 4 लिपि आएगी। ठीक, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक। यहां पर पूछा है भाषा, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, यहां पे बी ऑप्शन आएगा। लिपि को भी पेपर में पूछता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है? दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा, महामाया मंदिर रतनपुर, मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़, महामाया मंदिर रायपुर। तो यहां पर मंदिर कॉरिडोर बनाया जा रहा है दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में। ये क्वेश्चन भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए 15 अगस्त को करवाया था, आप देखिएगा जाके वो वीडियो। ठीक, ए दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राजगुरु सुखदेव या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो भारत में रोजगार प्रदान करने वाला सबसे जो अधिक रोजगार प्रदान करता है वो कृषि क्षेत्र है। अगर सेकंड अगर कहीं बोला तो वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। पहला जो सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है वो कृषि है। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, गुरु घासीदास जी और वामन राव लाखे। तो सतनाम पंथ के संस्थापक थे गुरु घासीदास जी। गुरु घासीदास जी सतनाम पंथ के संस्थापक थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। यहां पर देखिए, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय परियोजना चल रही है? 11वीं, 12वीं, 13वीं और इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। ठीक है, वर्तमान में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है, तो डी आएगा इसका आंसर, कोई भी नहीं। और आगे देख लेते हैं। नामसाई घोषणा का संबंध किन 2 राज्यों से है? अब ये नामसाई घोषणा क्या है पहले तो ये समझिए। असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा में गांव को लेकर, क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा था। तो उसी विवाद को खत्म करने के लिए नामसाई घोषणा की गई एक तरीके से। तो उस नामसाई घोषणा में यह बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में जो 28 गांव होंगे, जो उसका संवैधानिक दायरा है, जो आपको पॉलिटिकल मैप में दिखता है वो संवैधानिक मैप, पॉलिटिकल मैप है वो, तो उसी मैप में जो अरुणाचल प्रदेश के दायरे, संवैधानिक
जो बॉर्डर है उसके अंतर पॉलिटिकल बॉर्डर है उसके अंतर्गत जो 28 जिले आते हैं वो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ही रहेंगे, अरुणाचल प्रदेश के। और जो 3 जिले हैं जिनको अरुणाचल प्रदेश, इन 3 जिलों पर अरुणाचल प्रदेश ने दावा किया था लेकिन इसको वापस ले लिया है, वापस ले लिया है, वो असम के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। ये कहा गया नामसाई घोषणा में। ठीक, तो जिलों को लेकर विवाद था जिसको नामसाई घोषणा के तहत सुलझाया गया। तो ये नामसाई घोषणा का संबंध किन 2 राज्यों से है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश से है। 28 जिले अरुणाचल प्रदेश में चले गए और 3 जिले असम में चले गए। इस तरीके से इनके विवाद को सुलझाया गया। तो यही है नामसाई घोषणा। ठीक, तो ये ए आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है? शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर, दिग्विजय स्टेडियम राजनांदगांव, शेरशाह स्टेडियम बिलासपुर या इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर जो है वो सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक सिस्टम से बना हुआ है, स्टेडियम है मतलब ये। तो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर आएगा छत्तीसगढ़ का। ठीक, आगे देखते हैं। महानदी का उद्गम स्थल क्या है? राजिम, सिहावा, पलारी या चंद्रपुर। तो यहां पर देखेंगे सिहावा जो है, सिहावा जो धमतरी के अंतर्गत आता है, धमतरी का सिहावा जो है, जो श्रृंगी ऋषि का आश्रम यहां पर था, वो यहां पर क्या है? महानदी का उद्गम स्थल सिहावा। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहां होगा? यहां पर आप देखिए G20 का 18वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील या कनाडा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है अभी वर्तमान में। 1 साल के लिए भारत को मेजबानी मिली है। इसके अतिरिक्त मैंने ट्रोइका के बारे में भी बताया था। तो ट्रोइका के अंतर्गत इंडोनेशिया में 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था पिछले साल, जो हुआ था, मेजबानी किया था इंडोनेशिया ने। और अगला कौन करेगा? ब्राजील करेगा। तो 19वां कौन करेगा? ब्राजील करेगा। तो इन्हीं 3 देशों को मिलाकर क्या बोला जाता है? ट्रोइका बोला जाता है। ये सब भी मैंने पढ़ाया था ना। तो वही पूछा है यहां पर G20 से संबंधित। तो भारत करेगा। और छत्तीसगढ़ में कब इसका सम्मेलन होगा? तो सितंबर में होगा। ये भी याद रखिएगा, ये सारा भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 18वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? भारत में हुआ है। अगला देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन। सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? तो यहां देख लीजिए, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन नर्मदा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कृष्णा। तो सूडान में गृह युद्ध में भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा ए। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है? तो द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है खनन और उत्खनन। खनन और उत्खनन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं होता। तो डी आएगा इसका आंसर। ठीक, तो ये है आपका जीएस का सॉल्यूशन। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जीएस का हो गया है आपका, है ना। अब देखिए यहां पर और भी जो आपके महिला वाला जो पोर्शन है उसका सॉल्यूशन जो है वो अमरदीप सर ने पहले ही डाल चुके हैं, है ना। वो भी आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पे। अब यहाँ पे देखिए कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ, इसके बारे में बहुत पूछा जा रहा था। तो कट ऑफ आप देखेंगे तो पेपर जो था वो इजी आया था, जैसे कि पिछले बार भी आया था। तो पेपर का लेवल जो था वो बिलो एवरेज था, मतलब, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन ही पूछे गए जैसा व्यापम पूछता है। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो उसके हिसाब से आप मान के चलिए जनरल कट ऑफ जो है, जनरल कट ऑफ वो 70 से 75 के तक रहेगा। 75 से नीचे नहीं जाएगा, 75 से ऊपर जा सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो इजी था, इसलिए 75 के ऊपर जा सकता है जनरल कट ऑफ, लेकिन 75 के नीचे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिनिमम अगर कहीं बात करें तो ये तो मैं आपको बता दिया 70 से 75 के बीच, है ना, आसपास। उससे कम अगर जाना होगा तो 65, लेकिन इससे कम नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। ठीक, अगर आप ओबीसी की बात करें तो -2 कर लीजिए, लगभग 2-3 नंबर का माइनस कर लीजिए। एससी की बात करेंगे तो 5 नंबर माइनस कर लीजिएगा, ओबीसी के नंबर से 5 नंबर माइनस करेंगे लगभग तो एससी, और एसटी की बात करेंगे तो -5 कर लीजिएगा एससी के नंबर से, एसटी के नंबर पे -5-6 कर लीजिएगा, तो यहाँ एसटी का नंबर जाएगा। लगभग इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। तो जो लोगों का नंबर आ रहा है जनरल वालों का 75 के आसपास, वो लोग सेफ समझिए अपने आप को। और उसी तरीके से थोड़ा माइनस कर करके एसटी, एससी, ओबीसी, ये सिर्फ एक अनुमान है, जो अनुभव हमारे पास है, जो हम लोगों ने पेपर देखा है और उसके हिसाब से कट ऑफ देखा है, उसके हिसाब से अनुमान ही लगाया जा सकता है। और अभी आप जिससे भी पूछेंगे वो सारे अनुमान ही लगाएंगे। तो आप कट ऑफ के पीछे मत भागिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने जितना बनाया है, जितने आपसे सही हो रहा है उतना करके रखिए, आगे की तैयारी कीजिए। कट ऑफ करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप आगे की तैयारी कीजिए, जितना आना रहेगा, जितना रहेगा उतना तो रहेगा ही कट ऑफ,
वो आपके सोचने से और बार बार उसके ऊपर डिस्कस करने से वो कम या ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना। तो आप अपना आगे की तैयारी कंटिन्यू कीजिए, जो हो गया वो हो गया, अब उसको छोड़िए। अपना पेपर में आपने कहां गलती की है उसको देखिए आप बस। अगर आपको लग रहा है कि जहां पे गलती की है वहां आगे के पेपर में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ये मेन होता है पेपर में। ये आप अपने आप को जज करने का तरीका है। सबसे पहले देखिए कि आपने जहां से पढ़ के गए थे वहां पर कहां पे आपसे गलती हुई है, उस गलती को अगर आप अगले पेपर में सुधार लेते हैं तो धीरे धीरे करके आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।